उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रुख करते हैं, जहां कल हुए अग्निकांड की वजह से पूरा भ्रष्ट सिस्टम सवालों के घेरे में है। उसकी पोल खोलना बहुत जरूरी है, लेकिन पहले 15 पीड़ित परिवारों का दर्द सुनिए, जिन्होंने अपने बच्चे उस लाक्षागृह में खो दिए, जिनके सपने लापरवाही की उस आग में जलकर राख हो गए। हमें नहीं बताया गया था कि आग लगी है नीचे से, तो हमें कोई आइडिया नहीं था। हमें तो तब पता लगा जब धुआं फैल चुका था और सीढ़ियों से निकलना मुश्किल था। भाई देखिए भाई, आग बढ़ गई है भाई, आग बढ़ गई है भाई, देखो भाई, आग बढ़ गई भाई। बच्चों को पता ही नहीं चला कि नहीं यहाँ पर कोई ऐसी आग लगी हुई है। सपने को जाने दूर से, कोई उत्तराखंड से, कोई पंजाब से, कोई तमिलनाडु से, हर बच्चा दूर से आया था भैया। तो 2 घंटे में आप सोच लीजिए कि आग जहाँ पर लगेगी तो 2 घंटे में क्या व्यक्ति वहाँ बचने की स्थिति में रहेगा? नहीं रहेगा। तो 4 दिन से हाय होगी, उसके बाद सब मामला रफा दफा हो जाएगा। लड़का ऐसा था कि जो ऊपर से कूदा, लेकिन तो वो सही से नहीं है। वहाँ जो सामने ग्रिल लगी हुई है, ग्रिल पर गिर गया और ग्रिल उसके पेट में ही पूरा वो धंस गया, उसकी पसली उसली टूट गई। अत्यंत दुखद है ये। लखनऊ अग्निकांड में मारे गए बच्चों के माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदारों की ये चीखें, ये दर्द भरी पुकार सुनकर किसी को भी दुख होगा। लेकिन इस सरकारी व्यवस्था का क्या, उस हत्यारे सिस्टम का क्या, जिसकी लापरवाही से कई परिवारों को ऐसा दर्द मिला है जो उनके दिल और दिमाग से कभी नहीं मिटेगा। आज यूपी की सत्ता के गलियारे में ये नाम जरूर गूंजने चाहिए, वो बच्चे जो रोज सुबह इस इमारत में सपनों की ऊंची उड़ान भरने जाते थे, लेकिन कल वो हमेशा के लिए घर नहीं लौटे। लखनऊ में आदित्य का परिवार उसे याद करके रो रहा है। आदित्य के बड़े सपने थे, वो जीवन में कुछ करना चाहता था, लेकिन सारे सपने बिखर गए। आदित्य की तरह ही सागर, नीलेश, अनामिका, संयम, अनुच्छा, सुखमनी, ज्योति, भविष्य, अब्दुल, सूरज, मोहम्मद शहजान, मोहम्मद अम्मार, जनियल और सुमुलिया, ये वो 15 चिराग थे जो इस अग्निकांड में बुझ गए। क्या कोई जवाब देगा? कौन है जिम्मेदार इन 15 मौतों का? क्या सिर्फ बिल्डिंग के मालिक को गिरफ्तार कर लेने से न्याय मिल जाएगा? क्या सिर्फ 4 अधिकारियों को सस्पेंड करने देने से पीड़ित परिवारों का जख्म भर जाएगा? कल से लेकर आज तक क्या क्या एक्शन हुआ, यह देखना जरूरी है। सबसे पहले एसआईटी की बात। आज सुबह 2 सदस्यीय एसआईटी टीम घटनास्थल पर पहुंची। बिल्डिंग का तसल्ली से मुआयना किया गया। एसआईटी टीम इसके बाद केजीएमयू भी गई, घायलों से मिलकर बात की। एसआईटी टीम को 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। वहीं पुलिस ने मकान मालिक वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला समेत 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनमें पेट शॉप के मालिक रामकृष्ण उपाध्याय, एनिमेशन सेंटर का मालिक तुषांक जायसवाल और आईटी कंपनी के संचालक सुरेश साहू शामिल हैं। कुल 6 लोगों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बिजली विभाग, अग्निशमन विभाग और लखनऊ विकास प्राधिकरण के 4 अधिकारी भी सस्पेंड किए गए। हादसे के जिम्मेदार लोगों से पूछताछ जारी है। सीएम ने आज एक हाई लेवल मीटिंग की। अलीगंज अग्निकांड को लेकर बुलाई गई बैठक में फायर, एलडीए, पुलिस और विभाग के अधिकारी शामिल हुए। इसमें उन्होंने अब तक हुई कार्रवाई की डिटेल मांगी। यह भी निर्देश दिए कि इस घटना में अप्रत्यक्ष तौर पर शामिल अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी। सीएम की बैठक के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण बिल्डिंग मालिक को नोटिस जारी करने की तैयारी में है। बिल्डिंग पर जल्द ही बुलडोजर कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन क्या बुलडोजर कार्रवाई काफी है? सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार की जो दीमक लगी है, उसे कब खत्म किया जाएगा? और जो लोग सरकारी सिस्टम में इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार हैं, क्या उन पर भी बुलडोजर चलेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर विशेष जांच दल का जो गठन हुआ है, उसमें अभी हम लोग मौका मुआयना कर रहे हैं। हम सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करेंगे, हर डिपार्टमेंट के लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और सभी आयामों पर विस्तार से देखेंगे और बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट, जो कि निर्धारित समय सीमा है, में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। धुआं ज़्यादा फैल चुका था तो हम सीढ़ियों से भी नहीं निकल पा रहे थे। खिड़की के पास इलेक्ट्रिक पाइप था, तो वो पाइप लेके हमने
कोशिश की कि उससे लटक के नीचे आ जाए, तो बाकी लोग निकल गए, तो मैं भी उनमें से एक थी। डॉक्टर इमरजेंसी में थे, कहने लगे इलाज हो रहा है, अभी बच्चे के ब्लड ज़्यादा निकल गया है, इसलिए अभी थोड़ा बहुत दिक्कत है, टाइम लगेगा। इनका ऑफिस 3rd फ्लोर पे था और रास्ता एक ही था जो जीने के माध्यम से ऊपर जाता था। तो जो आग लगी तो वो जीने पर ही सबसे पहले विकराल रूप धारण की, तो ऊपर से नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं था। अलीगंज की बिल्डिंग में लापरवाही साफ तौर पर है। इसके जिम्मेदार सिर्फ बिल्डिंग के मालिक नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा सिस्टम होता है, जो घूसखोरी का चढ़ावा लेकर लापरवाही के ऐसे खेल को आंख बंद करके होने देता है। इसमें बिजली विभाग की पोल खोल नंबर 1 पर है। जांच में चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। ध्यान से देखिए एक एक फैक्ट। जिस इमारत में आग लगी उसमें सिर्फ 20 किलोवाट का ही कनेक्शन था। वायरिंग सिर्फ 10 किलोवाट लोड के लिए की गई थी, लेकिन 34 किलोवाट बिजली की खपत हो रही थी। बिजली की डिमांड लगातार बढ़ने से लोड बढ़ता चला गया और इतना बड़ा हादसा हो गया। बिजली विभाग ने मामले में खुलेआम अनदेखी की। बिल्डिंग में सबसे नीचे बेसमेंट था जिसमें गोदाम था, वहां ताला लगा था। ग्राउंड फ्लोर पर पेट शॉप, क्लिनिक और शोरूम था। 1st और 2nd फ्लोर पर हेक्सर स्टूडियो, कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा था। ऊपर जाने के लिए केवल सीढ़ियां हैं। बिल्डिंग में कोई लिफ्ट नहीं है। पूरी बिल्डिंग में कोई वेंटिलेशन सिस्टम नहीं बनाया गया। छत को जाने वाले डोर को लॉक किया हुआ था। मुख्य प्रवेश पर ही एसी के तमाम आउटर यूनिट्स और 2 बड़े एग्जॉस्ट फैन लगे हुए थे। इलेक्ट्रिकल पैनल भी इसी जगह पर था, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर जहां से सीढ़ी की शुरुआत होती है, बिल्डिंग के पूरे फ्रंट को एल्यूमिनियम फ्रेमिंग के साथ फाइबर और ग्लास के पैनल से कवर किया गया था। दीवारों में पीवीसी पैनल और वॉलपेपर लगाए गए थे और ये सभी इंतजाम इस बिल्डिंग को आग लगने की स्थिति में अति ज्वलनशील बनाने के लिए पर्याप्त है। अलीगंज की जिस बिल्डिंग में आग लगी, भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। ग्राउंड जीरो से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अंदर में ये सबसे पहले हम आपको एंट्री एग्जिट पॉइंट यहाँ पर दिखा रहे हैं। एंट्री एग्जिट पॉइंट पे कम से कम यहाँ पर 10 एसी के आउटर यूनिट लगे हुए हैं, जहाँ से सबसे पहले शॉर्ट सर्किट और आग की शुरुआत लाइट जली हुई है। उसके अलावा यहाँ पर जो बैटरी स्कूटर्स होते हैं वो यहाँ पर जले हुए आपको दिखाई देंगे। जो आउटर यूनिट एसी की होती है वो यहाँ पर नीचे गिरे हुए हैं और कितनी भयावह यह आग थी उसकी तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 बजे के करीब की घटना है, जो मिडिल वाले फ्लोर पे स्पार्किंग से आग लग गई। पहले तो शुरुआती था, हल्का फुल्का था। कुछ बच्चे जो बीच के 3 फ्लोर वाले हैं वो सारे उतर गए। ऊपर में सीढ़ी नहीं है तो सारे फंस गए और जितने फंसे उसमें से 5 निकल पाए, बाकी सारे। अंदर बायोमेट्रिक लगा हुआ था, जहाँ बच्चे थे, सफाई वाली थी यहाँ पर। वो चिल्लाई लेकिन तो अंदर आवाज़ नहीं गई। जहाँ पर बच्चे थे तो बच्चों को पता ही नहीं चला कि नहीं यहाँ पर कोई ऐसी आग लगी हुई है, उनको नहीं पता चला। और अंदर बायोमेट्रिक था लगा हुआ था, तो बच्चे जब दहशत में भगे तो उनके दिमाग में नहीं है कि बायोमेट्रिक लगाना है कि नहीं लगाना है, तो कोई निकल नहीं पाए। दूसरी चीज़, शीशा लगा हुआ था, शीशा नीचे से भी लोग तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, ईंटें फेंक कर, तो शीशा टूट नहीं रहा था। सवाल यह है सबसे बड़ा कि इसके बाद कितनी बिल्डिंग्स को चेक किया जाएगा राजधानी में और पूरे प्रदेश में। कैसे पूरी चीजों को रीवैल्यूएट किया जाएगा? क्या फिर से सारी बिल्डिंग्स का ऑडिट होगा? कहानी यहीं तक रुक जाएगी? अब देखिए सिस्टम कैसे गहरी नींद सोता रहा और देखते ही देखते मौत की बिल्डिंग खड़ी हो गई, जिससे अब 15 मौतों के बाद बुलडोजर से गिराने की बात की जा रही है। देखिए, हमारे पास जानकारी है कि जनवरी 2013 में वीरेंद्र और सुरेंद्र शुक्ला ने यह प्रॉपर्टी खरीदी। अगस्त 2014 में आवासीय उपयोग के लिए नक्शा पास हुआ, लेकिन उसी साल आवासीय नक्शे को कमर्शियल बना दिया गया, यानी नक्शा बदलने का खेल। फिर जांच में निर्माण अवैध पाया गया। मैं रिपीट कर रहा हूं ये लाइन, जांच में निर्माण अवैध पाया गया। एलडीए ने केस दर्ज किया। मई 2016 में बिल्डिंग को गिराए जाने का आदेश दिया गया। जुलाई 2016 में 2 महीने के अंदर आदेश को फिर वापस क्यों लिया गया, यह समझ से परे है। हालांकि अब घटना के बाद उस समय के अफसरों, इंजीनियर्स की लिस्ट तैयार की जा रही है। लिस्ट में 16 नाम शामिल बताए जा रहे हैं जिन पर कार्रवाई हो सकती है। सोचिए, इस भ्रष्ट सिस्टम के कारण बिल्डिंग के मालिक को यह अवैध इमारत खड़ी करने की खुली छूट मिली और फिर
उसने फायदे के लिए सारे नियम कायदे को ताक पर रख दिया। पहले तो बिल्डिंग ही अवैध, उसके बाद सिस्टम अंदर बिल्डिंग में ऐसा कि वो एक तरीके से कहा जाए गैस चैम्बर बन गया। बेसमेंट की बात करते हैं। बेसमेंट में सिर्फ 40% निर्माण की मंजूरी थी, लेकिन 90% से ज्यादा हिस्से पर निर्माण किया गया। बेसमेंट में निर्माण के लिए विभागीय एनओसी जरूरी था, लेकिन रिकॉर्ड में कोई एनओसी नहीं है। नक्शे की बात हम बता चुके हैं, लेकिन परमिशन सिर्फ सिंगल हाउसिंग यूनिट की मिली थी। वहां बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स खड़ा कर दिया गया। कवरेज एरिया के लिए परमिशन यह थी कि चारों ओर खुली जगह जरूरी है, लेकिन हर हिस्से में निर्माण किया गया। बिल्डिंग की ऊंचाई सिर्फ 15 मीटर तय हुई थी, लेकिन 19 मीटर से ज्यादा 3 मंजिला ऊंची बिल्डिंग बना दी गई। और बिजली कनेक्शन के बारे में हम बता चुके हैं। 20 किलोवाट की परमिशन थी, लेकिन 34 किलोवाट की खपत हो रही थी। अब सवाल यह भी है कि क्या यह लापरवाही लखनऊ में सिर्फ एक बिल्डिंग की बात है? हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में पता चला है कि अलीगंज में ही ऐसी कई इमारतें हैं जहां आग लग जाए तो बचने की कोई उम्मीद नहीं। ये सभी इमारतें किसी दिन बड़ी अनहोनी का कारण बन सकती हैं। TV9 भारतवर्ष पर बार बार यही बात कह रहे हैं कि ये अकेली बिल्डिंग नहीं है। घटना की जांच के लिए SIT गठित कर दी गई है, लेकिन ऐसे तमाम बिल्डिंग्स हैं जो कि नियमों को ताक पर रखकर कमर्शियल एक्टिविटी चला रहे हैं। नीचे शोरूम है और शोरूम के ऊपर अगर फर्स्ट फ्लोर पे देखेंगे, सेकंड फ्लोर पे देखेंगे तो उसी तरीके से फर्स्ट फ्लोर पे डिज़ाइन स्टूडियो, सेकंड फ्लोर पे यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट आप देख सकते हैं कि SSC, बैंकिंग, UPSI और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। और शोरूम के साथ साथ बगल में ये छोटा सा शटर आप देख सकते हैं कि ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट है यहाँ पर। आज चूंकि ये घटना और तमाम प्रशासन की तरफ से सख्ती बढ़ती जा रही है, इसलिए देख सकते हैं आप कि अभी ये शटर डाउन रखा गया है, लेकिन ये खुला हुआ है। यानी कि आप देखेंगे इसको अगर हम ऐसे ऊपर दिखाते हैं तो देखिए उसी तरह की सीढ़ियाँ यहाँ पर हैं और एंट्री एग्जिट पॉइंट ठीक उसी तरह से। सीढ़ियों से आप ऊपर जा सकते हैं, कोई लिफ्ट नहीं है। यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने का काम हो रहा है। ये शटर आपको बंद दिखाई देगा, ये बंद रखा गया है फिलहाल, लेकिन यहाँ पर देखिए कि कोचिंग इंस्टीट्यूट और ठीक उसी तरह की बिल्डिंग। एल्युमिनियम पैनल दिखाइए, ये किस तरीके से इसको ग्लास से पैक किया गया है ये देखिए, और ठीक इसके बगल में ये बिजली का पैनल भी यहाँ पर लगाया गया है। तो यानी कि टॉप फ्लोर पे कोचिंग इंस्टीट्यूट, नीचे डिज़ाइन स्टूडियो और ठीक कंस्ट्रक्शन के लिहाज से बात करें, स्ट्रक्चर के लिहाज से बात करें, उसी तरह की बिल्डिंग है। यानी यहाँ पर भी अगर आग की कोई घटना होती है तो सिर्फ एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, लोग फंस जाएंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव शाम को KGMU गए थे, घायलों से मिले। इसके बाद उन्होंने सिस्टम पर चुभते हुए सवाल उठाए। आरोप लगाया कि सुरक्षा नियमों का पालन होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। यह भी कहा कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी से कई लोगों की जान गई। उनके इस आरोप पर डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने जवाब दिया। कहा अखिलेश यादव मौत पर राजनीति न करें।